नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव। 20 से 22 जून ये 3 दिन पूरा बंगाल के लिए इस बार बहुत ही खास था। लेकिन उस 3 दिनों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सपने के दिन बना देंगे, ये शायद किसी बंगाली को का पास कोई क्लू ही नहीं था। और इसलिए तो वो इतना आदरणीय है। उसके सब लोग इतना प्यार इसलिए तो करते हैं। पीएम मोदी जी पूरा भारत के साथ बंगाल को विकास को लेके जो सोच रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो पूरा बंगाल का स्ट्रक्चर ही चेंज कर रहे हैं। क्या क्या हुआ ये 3 दिनों में? देखिए, सबसे पहले तो है ये जो 20 जून था वो वेस्ट बंगाल दिवस करके मनाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल दिवस है। क्यों ये दिन इतना स्पेशल है? देखिए, जब ये डिसीजन हो गया था कि भारत का विभाजन होगा और वो धर्म के भित्ति में होगा, तो पूरा जो बंगाल प्रदेश है उसको पहले पाकिस्तान के पार्ट माना जाता था। और उसको अभी तो अगर वो सच में हो जाता तो वो बांग्लादेश का पार्ट होता। शायद हम जो बंगाली हिंदू है वो जिंदा ही नहीं रहता। अगर जिंदा भी रहते तो शायद हम लोगों को यहाँ पर हमारा धर्म परिवर्तन करना पड़ता था, और नहीं तो वो बांग्लादेश छोड़ के अभागा की तरफ इस भारत में आके आश्रय लेना पड़ता था। लेकिन वो सारी चीज़ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल बच गया, वो भारत का ही पार्ट हो गया, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी था। लेकिन ये जो इतिहास है, ये इतिहास दबा देने का कोशिश कांग्रेस, वामपंथियों और उसके बाद तृणमूल ने तो बहुत किया है। लेकिन जब डबल इंजन का सरकार बना तो हम सब लोगों को ये मन का इच्छा था कि ये 20 जून को अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। वो सेलिब्रेशन तो हुआ, लेकिन बस वो सेलिब्रेशन ही था क्या? नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब हमारे सामने एक के बाद खुशखबरी की डाली लेके आया तो पूरा बंगाल चौंक गया। पहले ही नरेंद्र मोदी जी एक चिट्ठी लिखी और वो माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के पास पहुंचा, और वहां पर से हमको पता चला 1-2 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़ पश्चिम बंगाल को सेंट्रल के तरफ से दिया गया है। किस लिए दिया गया है? कोई स्पेशल पैकेज नहीं। पश्चिम बंगाल का जो जल जीवन मिशन है और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम है जो बहुत दिन से रुका हुआ है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने ऑलरेडी सारे मंत्रियों को बोल दिया कि भाई वेस्ट बंगाल अभी टॉप प्रायोरिटी में रहेगा, और वहां से अभी 40,000 करोड़ उसका सैंक्शन हो गया है। और बस यही नहीं, बस रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के आप बात देखो तो वहां पर 15,000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट वो तैयार हो गया है, और अभी भी 60,000 करोड़ ये प्रोसेस में है। कभी भी किसी दिन वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन बंगाल के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो है, जब सर्बानंद सोनोवाल जी पश्चिम बंगाल में आए थे आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी के साथ, जब उन्होंने बैठक किया तभी ये डिसीजन क्लियर हो गया था कि वेस्ट बंगाल को अभी पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया करके बनाना चाहता है नरेंद्र मोदी जी। और वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बंगाल का और कुछ खास जगह है जहां पर डेवलपमेंट करेंगे तो पूरा देश को उसका फायदा मिल सकता है। कौन कौन सेक्टर है? मछली पालन। ये जो है, बंगाली तो माछ भात तो खाते ही है, लेकिन मछली पालन पश्चिम बंगाल में बहुत बहुत पोटेंशियल है। ये छोड़ के फूड प्रोसेसिंग, गारमेंट्स, टूरिज्म और डिजिटल इकोनॉमी, ये सारे सेगमेंट में पश्चिम बंगाल को अभी नंबर 1 बनाने का कोशिश किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी खुद इसको पुश कर रहे हैं, और शुभेंदु अधिकारी जी है सामने से ये लीडिंग करने के लिए। तो दो सब कुछ मिला के पश्चिम बंगाल में अभी ढेर सारे इन्वेस्टमेंट का चीज़ दिख रहा है। जब ये 20 जून का प्रोग्राम हुआ था तारकेश्वर में, ये वही तारकेश्वर है जहां पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में ऐतिहासिक हिस्टोरिकल वो मीटिंग किया, जहां से ये डिसाइड है भाई तुमने भारत भाग किया है, अभी हमको पाकिस्तान को भाग करना है, बंगाली हिंदुओं को बचाना है। तो वही जगह नरेंद्र मोदी जी ने चुन लिया था, और वहां पर ही एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में एक के बढ़कर एक इन्वेस्टमेंट का बात, एक के बढ़कर एक बंगाल के लिए खुशखबरी के लहर वहां पर गूंज उठे। पहले ही तो नरेंद्र मोदी जी ने यह क्लियर कर दिया कि बंगाल का जो हिस्ट्री है, जो दबा के रखने का कोशिश इतने दिनों से बहुत शिद्दत से कांग्रेस, वामपंथियों, तृणमूलियों ने किया है, उसको तो अभी मिटाना पड़ेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल मुखर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जी, ये सब लोग मिलके बंगाल का जो एक रेनेसा क्रिएट किया था, वो हिस्ट्री पूरा देश के सामने आएगा, पूरा विश्व के सामने आएगा। लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारा हिस्ट्री है, हम हिस्ट्री में भी जैसे झांकेंगे उसके साथ साथ हमको आगे भी बढ़ना है, डेवलपमेंट भी करना है।
बंगाल कभी सोचा भी नहीं था कि डेवलपमेंट यहाँ पर हो सकता है। बंगाल कभी सोच भी नहीं पाता कि यहाँ पर तरक्की हो सकता है। लेकिन उस बंगाल को अभी नरेंद्र मोदी जी ने 20 जून जो बात किया, वहां से बंगाल पास अभी चलना नहीं, दौड़ना नहीं, उड़ना सीख गया है और पूरा दुनिया देखते रह जाएगा अगर सच में इस स्पीड में यहाँ पर काम होगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक चीज क्लियर कर दिया कि भाई देखो, यहाँ पर दो बड़े दिक्कत थी। एक तो है इन्फ्लेट्रेशन, जो बांग्लादेशी, जो रोहिंग्या घुसपैठिया यहाँ पर घुस रहे थे, पहले तो यहाँ का इकोनॉमी को खत्म कर रहे थे, और दूसरे बात है पूरा भारत के लिए डेंजर बन गया था। और ममता दीदी ने कभी भी किसी भी हाल में यहाँ पर वो बॉर्डर फेंसिंग नहीं करने दे रहा था। इसलिए बंगाल बहुत खराब सिचुएशन में चले गए थे, जहां से इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ करने के लिए सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी ने ओथ लेने के बाद पहले काम ये कर दिया कि चलो भाई, हमको तो फेंसिंग करना है, बीएसएफ को जितना जमीन जहां पर चाहिए हमको देना है, ये काम सबसे पहले करना है। तो इसका मतलब बांग्लादेश से अभी कोई आने का कोई चांसेस नहीं है, और जो भी अभी भी अंदर चूहे के तरफ छुपा के बैठे हैं ना, उसको अभी निकाल के डिपोर्ट करने का काम भी चालू हो जाएगा। तो ये वाला एक चीज हो गया, जिसमें से एक चीज एकदम क्लियर हो जाता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये जगह अभी बहुत शांतिपूर्ण होने वाला है। और दूसरे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये अगर नहीं होगा, जितना भी गवर्नमेंट का हेल्प मिले, जितना भी सेंट्रल का हेल्प मिले, बंगाल का तरक्की नहीं हो सकता है। लेकिन ये चीज़ होने के बाद ही, और सेंट्रल इतना सपोर्ट कर रहा है, ये देखने के बाद ही एक से बढ़कर एक बड़ा से बड़े जो इंडस्ट्रियल ग्रुप है वो बंगाल में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए लाइन लगा रहा है। वो थोड़ा देर में आ रहा हो, लेकिन ये 20 जून तारकेश्वर से नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल के लिए क्या क्या घोषित किया है। पहले ही तो बोला कि यहाँ पर 590 करोड़, ऑलमोस्ट 600 करोड़ का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो करेंगे। और वहाँ पर बंगाल का जो गौरव है, अतीत है, उनको भी जोड़ने का कोशिश किया गया है। पहले तो एक रेल लाइन जो नवद्वीप धाम से चालू करके पूरी वहाँ तक रहेगा। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने, उनका जो आदि निवास था वो था नवद्वीप, वहां से ही चालू हुआ था ये हिंदू जागरण का काम, और वो जाके खत्म हुआ पुरी में। तो ये रेल लाइन जोड़ना, एक साइड से देखो तो हिस्ट्री का रिपीट कर रहा है, हिस्ट्री को जो गौरवमय अध्याय है उसको वापस लाने का कोशिश किया जा रहा है, ऊपर से एक नए रूट करके पूरा सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। दूसरी बात जो है, यहाँ पर हावड़ा में ही एक रेलवे हॉस्पिटल होगा। यहाँ पर बहुत हॉस्पिटल का कमी है, प्रॉब्लम है। सियालदह में एक है, हावड़ा में भी एक होना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पर सांकराइल और सांतरागाछी, ये जो लिंक लाइन है, इसका भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है और ये खत्म हो जाएगा। इसके लिए भी बड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा। क्यों चाहिए? देखिए, पहले जब सिचुएशन था तो हावड़ा था मेन पॉइंट, जितना भी दूर जाने का ट्रेन है सारे हावड़ा से खुलती थी। इसके लिए हावड़ा के ऊपर बहुत सारे प्रेशर है, और यहाँ पर एक साइड से कॉर्ड लाइन आ रहा है, एक साइड से मेन लाइन आ रहा है, एक साइड से वो मेदिनीपुर साइड का लाइन आ रहा है। तो मतलब हावड़ा के ऊपर बहुत बहुत लोकल ट्रेन का भी प्रेशर है। तो इतना प्रेशर लेके हावड़ा और आगे जाके आगे कुछ काम करने का जगह में नहीं है, लोगों का बहुत सारे टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए ये जो सांतरागाछी सांकराइल जो लाइन है, इसको अगर हम ऑल्टरनेट बना दे तो हावड़ा के ऊपर इतना प्रेशर नहीं रहेगा, और हम और भी डेवलपमेंट बंगाल के लिए सोच सकते हैं। कितना दूर का सोच रहे हैं। तीसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोला कि यहाँ पर बंगाल का एक बड़ा सा भित्ति है कृषि। अगर फार्मिंग नहीं होगा, वेस्ट बंगाल का फार्मिंग को आगे लेके नहीं आएंगे, तो बंगाल के साथ साथ भारत भी बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए यहाँ पर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, उसके लिए काम शुरू हो गया। पीएम फसल बीमा योजना, जो ममता बनर्जी ने कभी यहाँ पर होने ही नहीं दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा। यहाँ का किसानों के लिए वो चीज़ घोषित किया गया है। इको फ्रेंडली फार्मिंग के लिए चालू हो गया है पीएम धनधान्य कृषि योजना। मतलब अभी इको फ्रेंडली फार्मिंग भी वेस्ट बंगाल में चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ब्लू इकोनॉमी और जो पशुपालन है, ये दोनों के ऊपर बहुत फोकस किया जा रहा है। और जब नरेंद्र मोदी जी इतने सारे चीज़ कर रहे हैं तो शुभेंदु अधिकारी जी क्या पीछे रहेंगे? देखिए, एक बात तो आपको बोल ही दिया कि बंगाल में अभी पर्यटन, इसके ऊपर बहुत जोर दिया जाएगा। टूरिज्म बंगाल का जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि बंगाल में क्या है, नहीं है, डेजर्ट छोड़ के बंगाल में सब कुछ है। आप नॉर्थ में चले जाओ तो वहाँ पर अच्छे से हिल स्टेशन है, हिल एरिया है। उसके बाद जो एरिया होता है डुअर्स तराई अंचल बोलता है, वहाँ पर टी गार्डन है, जंगल है। उसके बाद आप आ जाओ तो गंगा रिवर है। उसके बाद आप पुरुलिया साइड में आ जाओ तो वहाँ पर जो मिड लेवल मिड रेंज का जो पहाड़ होता है वो है।
आप एकदम साउथ में आ जाओ तो दीघा, मंदारमनी इस साइड में आपको समुंदर मिल जाएगा, ताजपुर में समुंदर मिल जाएगा। आप थोड़ा साइड में चले जाओ तो सुंदरबन मिल जाएगा। तो बंगाल तो एकदम पर्यटन के लिए भरे भरे है, लेकिन उसको कभी एक्सप्लोर इतना किया ही नहीं गया है। लेकिन अभी जब सेंट्रल गवर्नमेंट में बोल दिया कि बंगाल का टूरिज्म के लेकर भी बहुत अच्छे काम होगा, तो सीएम शुभेंदु अधिकारी जी उन्होंने भी एक से बढ़कर एक बात कर दिया। तारकेश्वर से शुभेंदु अधिकारी जी ने बोल दिया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय जिसके लिए हम अभी बंगाली हिंदू जिंदा है, तो उनके 125 फीट एक स्टैचू हो जाएगा, जो देखने के लिए बिल्कुल लोग आएंगे वहाँ पर। नॉट ओनली दैट, माँ दुर्गा के साथ बंगाल का तो बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो गंगा रिवर का दोनों साइड जो है, दोनों साइड में लंदन आई जैसे माँ दुर्गा का स्टैचू होगा, पर्यटन भी होगा, माँ दुर्गा का हेरिटेज कल्चर जो है, जो धर्मीय भावावेग है, सब कुछ सामने आएगा। ये सब काम हो रहा है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जी, हाँ, इन लोगों को लेकर भी ये सरकार का बहुत सारे प्लान है। तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक लाइन में सोच रहे हैं बंगाल का तरक्की के लिए। डबल इंजन सरकार का फायदा ऐसे ही हमको देखने को मिल रहा है। बट अगर आप सोचते हैं कि यहाँ पर सारे काम खत्म हो जाता है, नहीं, ऐसे काम खत्म नहीं होता। ये बोला ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट का लाइन लग गया, कैसे, वो जानने के लिए ये वाला स्टोरी जानना भी जरूरी है। क्या है वो स्टोरी? आपको मालूम है आज इंटरनेशनल योगा डे है, और इस बार फोकस सिटी कोलकाता था, वेस्ट बंगाल था, तो बहुत धूमधाम के साथ ये चीज़ किया है। लेकिन बस योगा डे करते ही बंगाल में इन्वेस्टमेंट का दरवाज़ा खुल जाएगा? नहीं। बंगाल में गार्डन रीच बोल के जो जगह है कोलकाता के नज़दीक, वहाँ पर शिपिंग यार्ड है, गवर्नमेंट का है। और वहाँ से आज नरेंद्र मोदी जी ने एक नहीं दो नहीं, एक साथ तीन जहाज का वहाँ पर इनॉग्रेशन किया है 2025 में। इसके पहले मुंबई से नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे किया था, लेकिन एक साथ 3 ऐसे शिप का इनॉग्रेशन इसके पहले पूरा भारत ने नहीं देखा। कौन कौन वो 3 जहाज है? आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संसदक। पूरा भारतीय टेक्नोलॉजी में बना गया है, अत्याधुनिक है, और ये इंडियन नेवी के लिए एक बहुत ताकत बढ़ाने वाला चीज़ है। लेकिन देखिए, एक चीज़ है कि जब नरेंद्र मोदी जी ये सोच रहा है कि वेस्ट बंगाल को पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, इसके मतलब ये मेक इन इंडिया का जो स्कीम है ये वेस्ट बंगाल के ऊपर और भी ज़्यादा लागू होगा। और ये जो गार्डन रिच है, बहुत ही पोटेंशियल जगह है, यहाँ पर और भी इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ पर और भी डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। तो इसके मतलब कर्म संस्थान वो बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट वो बढ़ेगा। वो गार्डन रिच को लेकर ही, उसको सेंट्रल करके ही पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता है। और जब नरेंद्र मोदी जी बंगाल के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, तो इसके मतलब अगले दिन बंगाल में डेवलपमेंट का तूफान आएगा। और ये सबसे पहले जो समझता है उनका नाम इंडस्ट्रियलिस्ट होता है। तो देखिए, ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुआ वेस्ट बंगाल में, अभी 1.5 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन अभी में क्या हुआ, अमूल ने यहाँ पर ऑलरेडी काम करना चालू कर दिया। रश्मि ग्रुप ने बोल दिया कि हाँ भाई चलो हम भी काम करते हैं। टाटा, जिसको सिंगूर से ममता ने भगाया था, और उसके बाद बंगाल का जो इंडस्ट्री का मेथड है वो पूरा खत्म हो गया था, खत्म। कोई यहाँ पर काम करने नहीं आता था। क्यों आएगा भाई? तोलाबाजी चलता है, सिंडिकेट चलता है, करप्शन ही करप्शन है, तो लोग यहाँ पर क्यों आएंगे? लेकिन अभी उस टाटा ग्रुप को ही वापस लाने के लिए जबरदस्त काम चल रहा है। आप सोचिए, जिस टाटा ने पश्चिम बंगाल से चले गए थे, इसलिए यहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोच लिया था कि भाई देखो, टाटा जैसे कंपनी यहाँ पर काम नहीं कर सकते तो हम कैसे करेंगे। वही टाटा अगर वापस वेस्ट बंगाल में आ जाता है तो बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या क्या मैसेज जाएगा? सारे के सारे पॉजिटिव होगा। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जब इतना कुछ नरेंद्र मोदी जी बंगाल के लिए सोच रहे हैं, तो अदानी ग्रुप आके शुभेंदु अधिकारी जी के साथ लंबा बैठक किया। क्योंकि अदानी ग्रुप बोलता है कि हमको यहाँ पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करना है, स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वहाँ पर हम बहुत सारे काम करेंगे। और वो काम करने के लिए सबसे पहले जो प्रपोजल उनके तरफ से आया है, गंगा रिवर जो है उसके नीचे से एक पूरा टनल होगा, और जहाँ पर हेवी ट्रांसपोर्ट जो है वो जा पाएगा। अगर ये हो जाता है तो कलकत्ता या पूरा वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी चेंज हो जाएगा। कैसे? अभी कलकत्ता आने जाने के लिए 2 ही ब्रिज है। एक तो सेकेंड हुगली ब्रिज है, जहाँ से वो नवान्न जो हेडक्वार्टर है गवर्नमेंट को वहाँ पर पहुँचना पड़ता है, और दूसरे एक जो है वो हावड़ा ब्रिज है, और तीसरे एक है दक्षिणेश्वर के उधर बाली ब्रिज हम बोलते हैं, लेकिन उसमें ट्रांसपोर्ट इतना हेवी ट्रांसपोर्ट हम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो 3 जगह है यही बस कनेक्शन है, और इसके लिए बहुत ट्रैफिक होता है।
लोगों को बहुत दिक्कत होता है। हेवी ट्रांसपोर्ट डे टाइम में करना मुश्किल हो जाता है। रात के टाइम में अगर हम लोग हेवी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जो लॉन्ग रूट के बसेस है उसको दिक्कत हो जाता है। तो ये जो ब्रिजेस है इसको बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अगर छोड़ देते हैं, और जैसे गंगा के नीचे से मेट्रो का लाइन बना है, ऐसे ही अगर अदानी ग्रुप के हाथ पकड़ के यहाँ पर हेवी ट्रांसपोर्ट करने का टनल बन जाता है, तो ये गार्डन रीच और जो जो डेवलपमेंट एरिया रहेगा वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ पर जो डॉक रहेगा वहाँ पर जो शिप से जो सामान आएगा उसको पूरा राज्य में ट्रांसफ़र करना बहुत ईजी हो जाएगा, और यहाँ पर जो ट्रैफिक समस्या है उसका भी बहुत सारे हल हो जाएगा। तो अदानी ग्रुप के साथ ये सारे डेवलपमेंट हो रहा है जिसका जो लाभ है वो 3-4 साल 5 साल बाद बहुत अच्छे से बंगाल को मिलने वाला है। ऊपर से और एक चीज़ को हमको सुनने को मिला है, आईटीसी ग्रुप वो जाके शुभेंदु अधिकारी जी से बात किया। आईटीसी ग्रुप का जो चेयरमैन है संजीव पुरी जी, उसने जाके शुभेंदु अधिकारी जी को बोला कि अभी तो फिलहाल हम 2300 करोड़ का कुछ प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, और कहाँ कहाँ पर वो प्रोजेक्ट करने का सोच रहा है। आईटीसी ग्रुप को बोलना है कि हमको हुगली, पुरुलिया और सुंदरवन एरिया यहाँ पर हम करेंगे। क्या करेंगे ये आईटीसी ग्रुप क्या करता है? देखिए, इनका तो मेन वेस्ट बंगाल में अभी जो है होटल का बिजनेस है। अब सुंदरवन एरिया में या पुरुलिया एरिया में इनका अगर 5 स्टार होटल बन जाता है तो बहुत सारे जो फॉरेन टूरिस्ट है वो पश्चिम बंगाल के लिए आकर्षित होंगे। ये सारी जगह में जाने के लिए एक्सप्लोर करना चालू करेंगे। वेस्ट बंगाल का टूरिज्म जो है वो आगे बढ़ेंगे। और नॉट ओनली दैट, आईटीसी ग्रुप का बहुत सारे बिजनेस है, उसको बहुत सारे कारखाने भी है। वो जब देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में ये सारे माहौल बन गया है, वेस्ट बंगाल का ट्रांसपोर्ट का समस्या का हल हो गया है, वेस्ट बंगाल अभी डेस्टिनेशन हो गया है, तो वो सारी चीज़ भी वेस्ट बंगाल में बढ़ने वाला है। और इसका कुल मिलाकर रिजल्ट क्या आएगा? एक साइड में तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, गवर्नमेंट और भी काम करने के जगह में चले जाएंगे, और दूसरी बात है हज़ारों लोग जो है उसका कर्मसंस्थान हो जाएगा, उसको जॉब लग जाएगा। तो ये जो सिनेरियो है वेस्ट बंगाल के लिए, नरेंद्र मोदी जी जो चुनाव प्रचार में आके बोला था कि माताओं, बहनों, दादा, भाई सब लोग मिलकर एक बार यहाँ पर भाजपा गवर्नमेंट को ला के दिखाओ, उसके बाद बंगाल को सुधारने का, बंगाल को 1 नंबर में पहुँचने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। वो बस चुनाव में बोला हुआ कुछ वादा नहीं जो बाद में भूला जाता है, ऐसे नहीं है। सच में दिल से बोला था वो बात, और 1.5 महीना जाते ना जाते ही पूरा बंगाल को वो सिनेरियो नरेंद्र मोदी जी के थ्रू दिखने को मिल रहा है। और इसलिए जब ये 3 खास दिनों में इतने सारे कुछ हो जाता है तो पूरा बंगाल के लिए वो सच में सपने का सौदागर हो जाता है। क्या बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी और शुभेंदु अधिकारी जी का ये बंगाल को लेकर मिशन और विजन लेके? अगर कुछ बोलना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।